ठीक है। कन्नोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेमाइसेस क्या है, ठीक है, बीच में जोड़ने वाला जो है वो क्या है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम और एनालॉजीज। वेन डायग्राम भी हम लोग देखे हैं हल्का फुल्का, लेकिन वेन डायग्राम को डिटेल में पढ़ना समझना है। इसके अलावा एक चीज आती है इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, फिर प्रमाणास और स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। तो लॉजिकल रीजनिंग अब जल्दी ही हमको लगता है 3-4 क्लासों में सिमट जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग अदर चीजें पढ़ेंगे। इसमें आप लोग का करंटली जो है 2 चैप्टर कवर हो रहा है अगर देखा जाए तो। एक पेपर 1 के थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, और एक मिड पेपर जो रखते हैं जिसमें दोनों कॉमन रहता है रिसर्च वाला, तो उसके थ्रू रिसर्च एप्टीट्यूड। तो 2 चैप्टर आप लोग का जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड डिटेल में बढ़िया से कवर हो रहा है कि पेपर 2 में भले इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, पर पेपर 1 का क्वेश्चन तो आराम से बनेगा, कि पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। वहाँ मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, यहाँ एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सब आप लोग जब केस स्टडी है, ये सब चीजें जाके हम लोग करते हैं। इसमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बचता है क्या चीज, 1 2 3, रिसर्च एथिक्स, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, थेसिस इन आर्टिकल राइटिंग। तो ये भी जब रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ वो आएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो जिनका इंग्लिश रहता है वो इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी वाले हिंदी में बनाएंगे। इसके बाद बचता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी छोटा है, हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, तो इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें रीजनिंग वाला पॉइंट हम पढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड वाला पॉइंट जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड वाला जो है वो आपको खुद पढ़ना होगा, और उसके लिए हम मटेरियल आप लोग को बता देंगे कि कहाँ कहाँ से जो है आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, अगर किसी का ठीक ठाक है मैथ तो बन जाता है। और नेट में कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है कि चलो 3-4 को छूट गया तो कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन छूट गया तो 8 नंबर चला गया आपका। इसके बाद ये जो चैप्टर है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसमें रहता है, सिलेबस कह रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन, और क्वेश्चन रहता है थोड़ा अलग टाइप से। स्टैटिस्टिक्स रहता नहीं है उसमें। स्टैटिस इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कोई डेटा है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इन चीजों को करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स देख लेंगे, और उसके बाद जैसे मैथ पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चंस को चीज करेंगे। उसके बाद आईसीटी। आईसीटी का भी कुछ कुछ मटेरियल भी हम आप लोग को बता देंगे कि कहाँ कहाँ से देखना है, और फिर बाकी हम तो पढ़ाएंगे। दोनों चीज होगी कि यहाँ से भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, और उसके बाद नेट पे जो सोर्सेज हम आपको देंगे वहां से भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो वीडियोस भेजेंगे वो भी देखना होगा। अब ये जो है ये एक बड़ा चैप्टर है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। पहले जैसे हम बोले थे कि 3-4 चैप्टर, मतलब इसमें से जो 2-3 चैप्टर अगर इग्नोर भी कर दोगे, जैसे हम लोग का प्लान था कि इग्नोर भी अगर कर दिया जाए 2-4 चैप्टर, इसमें 2-3 चैप्टर, जो चैप्टर है कोर उसी पे फोकस कर लें, तो जो है हो जाता है। लेकिन पहले कट ऑफ होता था जिस टाइम पे आ, ये वाली स्ट्रेटजी चलती थी, उस टाइम पे कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए होता था 166, ठीक है। और अब जो है कट ऑफ चाहिए होता है 214, और जेआरएफ के 210 214 होता है, और जेआरएफ के लिए 224 चाहिए। अगली बार जब नेट का एग्जाम होगा तो 300 में 250 चला जाएगा जेआरएफ। तो अब वो आराम हम लोग एफर्ट अफोर्ड जो है नहीं कर सकते हैं। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे और एक एक चीज को ही पढ़ना होगा।
जिस तरह से कट ऑफ राइज किया है, और हर चीज को डीप में जाके पढ़ना होगा। पहले हम आप लोग को बोले थे कि मैथ जो है छोड़ दीजिएगा, मैथ के पीछे लगाइएगा तो मैथ एक अलग ही सब्जेक्ट है, पूरा मेहनत उसी में लग जाएगा। लेकिन अब इस बार के कट ऑफ को देखते हुए अब आप सब भी माइंड चेंज कर लीजिए कि मैथ भी बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, और मैथ भी बनाना होगा तो अब प्रॉपर जो एसएससी की तैयारी करते हैं जो लोग, या जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऑलमोस्ट उस रूटीन में ढलने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। और बाकी चीजें अगर करेंगे तो फिर मतलब ये होगा कि कितना दिन तक नेट का ही तैयारी करेंगे आखिर, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, उसके बाद थक के छोड़ देंगे। तो उससे बेटर है कि 1 साल जो है पूरा रगड़ के बढ़िया से कर लिया जाए और काम खत्म कर लिया जाए। 1 साल से ज्यादा कष्ट भी ना उठाएं आप। 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा, कल जो वो टास्क आप लोग किए हैं, ठीक है, 2 लोगों का हमको आया है, और क्या उस टास्क में दोनों एक दूसरे का मदद ले रहे थे क्या, या डिस्कशन किए थे कैसे करना है क्या करना है? और कौन भेजी थी? नहीं सर, मदद नहीं लिए थे, सिर्फ वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या रखें, ओके, बस ठीक है। इतना ही था। क्योंकि दोनों का लगभग एक ही टाइम पे हमको आया, तो हमको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग दोस्त तैयारी करके जो है कि तुम क्या लिखी हो तुमको क्या लगाना है, नहीं। फिर इंट्रोस्पेक्शन का वो डिफीट हो जाएगा पर्पस। तो इंट्रोस्पेक्शन में वैसा नहीं करना है, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो नहीं करना है। तो चलिए ठीक है, अच्छा नहीं किया तो। तो उसको आप लोग के फोन में तो होगा ही ना, हाँ है। प्रेजेंट कीजिए तो क्लास में हम बता देते हैं आगे क्या कैसे करना है। सर नेहा को बोलिए ना, इतना खराब तरह से लिखा हो। फिर क्या हो गया खराब तरीके से? तो सब हम लोग स्टूडेंट ही हैं, इसमें कौन यहाँ जज करने वाला है? करना नेहा बहन। कोई भी एक आदमी कर दीजिए। कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब पीजी के टाइम पे आपको हैंडराइटिंग से थोड़ी ना कोई जज करेगा, कोई करेगा तो करेगा, हम तो नहीं करते हैं हैंडराइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक से। अब पीजी के टाइम पे आदमी को जज नहीं करेंगे, हम जज करेंगे उसका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है। हालांकि देख के तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये चीज कि स्पेलिंग मिस्टेक, पर ठीक है। मूल चीज अगर ठीक है तो, है ना, जड़ अगर ठीक है तो पत्ती अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो तो चलता है। शेयर स्क्रीन से ही करेंगे ना? हाँ, शेयर स्क्रीन पे कीजिएगा और फिर वो व्हाट्सएप पे जहाँ पे हमको भेजे हैं वो चैट खोल करके निकाल लीजिएगा। वो तो आ ही नहीं रहा है ऑप्शन। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कास्टिंग विद जीमेल। हाँ, वो सब आएगा, ओके कर दीजिए। उसमें कहीं रिकॉर्ड उकॉर्ड कुछ नहीं होता है, वो खाली बोलने का। स्टार्ट ओके के बाद
स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है, आप व्हाट्सएप खाली खोल के वो फाइल निकाल लीजिए, दिख जाएगा हम लोगों को। व्हाट्सएप कहाँ से खोले, ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा। मेन्यू में जाइए ना, फोन के बीच वाले वो जो है, ठीक है, होम स्क्रीन पे जाइए फोन के और व्हाट्सएप खोलिए, इस ऐप से नहीं, मतलब होम स्क्रीन। आपको आवाज आएगी पर दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, बैक करके। हम्म, ठीक है, ये प्रेजेंट हो रहा है, दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्लास नहीं दिखेगा, आपको स्क्रीन पे केवल अपना फोटो दिखेगा, तो आप सुनिएगा जो कह रहे हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है, आप इसी को सामने रखिए स्क्रीन पे, दूसरा कुछ मत लाइएगा अभी। तो ये जो दिख रहा है जिसमें प्रॉब्लम और रिसोर्सेज दो पार्ट में जो है आप इसको किए हैं, तो रेटिंग स्केल में हाँ जो है वो कितना। दिख रहा है सर। हाँ, तो रेटिंग स्केल में क्या है कि 1 to सर हम लोग को 10। नहीं दिख रहा है। नेट थोड़ा वो कर लीजिए एक बार ऑन ऑफ, तो दिख जाएगा। किए सर पर नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको तो दिख रहा है, हमको लगता है कि कशा को भी दिख रहा होगा, शुभम को भी दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। तो 1-2 सेकंड बाद हो सकता है दिखेगा। दिख रहा है सर। तो ये क्या है कि रेटिंग स्केल में 0 to 10 के रेटिंग स्केल पे इन्होंने यूज किया है कि 0 to 10 के बीच में इनको देखना है कि क्या क्या है प्रॉब्लम और रिसोर्सेज में। तो ये जो प्रॉब्लम है और क्या रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम में ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि इनको बाधा बन सकती है, और क्या क्या चीजें हैं जो इनको सुविधा दे सकती है। तो सुविधा देने में जो है क्लास में ये 10 दिए हैं, तो हमको लगता है कि इनको जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, क्लास वाइज, वीडियो वाइज, तो इनको अवेलेबल लग रहा है कि हाँ वो रिसोर्स है मेरे पास। हालांकि 10 एकदम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बुक जो है 10 out of 8, तो बुक भी आपके पास अच्छा खासा उपलब्ध है। इसके बाद इंटरनेट 10 out of 9 है, स्टडी रूम 10 out of 10। वाह, गोल ओरिएंटेड पर्सन भी 10 out of 10। तो गोल ओरिएंटेड पर्सन जैसे आपने लिखा एक चीज, तो इसके पीछे का वो चीज देखा कि मतलब ये गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड जो है, तो ये ओरिएंटेशन वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है या फिर एक्शन ओरिएंटेशन है? जैसे गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम गोल के प्रति पूरा ना, मतलब मन से एकदम लिए लगे हुए हैं, तो वो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है। और एक्शनेबल ओरिएंटेशन होता है कि आप गोल ओरिएंटेड अगर हम लिख रहे हैं तो मतलब जो चीज हम लग गए तो उसको कर गुजरेंगे, चाहे दिमाग में रहे ना रहे, करना है नहीं करना, वो मतलब नहीं, वो एक्ट वाला वो चीज है। तो ये क्या चीज है आपका गोल ओरिएंटेड पर्सन, किस व्यू पॉइंट से आप लिखे हैं? आपका माइक जो है ना ऑफ है, निधि, एक बार क्लास में बैक जा करके ना माइक ऑन कर लीजिए, तब आ जाएगा आवाज। हम्म, ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखे हैं। ओके, ठीक है, वापस चले जाइए उस पे व्हाट्सएप। तो ये जो है ना उसके नीचे में आप PSY लिख दीजिएगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम गोल ओरिएंटेड पर्सन है, और उसके बाद जो है वो एक्शन वाला वो चीज है ना, डिसिप्लिन स्टडी जो है 5 है, ठीक है। डिसिप्लिन फॉर स्टडी 5 है, तो रिसोर्सेज में ही आपका वो भी आ जाएगा कि एक्शन लेने वाला वो चीज क्या है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है वो 5 है, मतलब मिडिल मिडिल में, इन्वायरमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं है। माइंड लेजी समटाइम्स, तो माइंड लेजी समटाइम्स है कि 6, ओके। तो 10 out of 6 टाइम पे माइंड लेजी महसूस रहता है होता है। तो ये ओके। तो अब ये बताइए कि जैसे 10 out of 6 टाइम्स आपका जो है माइंड लेजी फील होता है, तो कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा इसका? इसका सल्यूशन थोड़ा मतलब वॉक करके, टहल के, पानी पी के, फिर वापस उस चीज को सोच के फिर उसमें बैठ जाना। माइंड तो फिर भी लेजी रहेगा, मतलब ये माइंड का जो लेजीपन है कि ऐसा लगता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, या करने बैठते हैं तो मन वो नहीं कभी लगता है। कभी करता है, हाँ, कभी कभी। ओके,
तो जैसे उसका पढ़ने बैठे तो 4 हम्म, लाइन पढ़े, समझ नहीं आया, फिर वापस 4 लाइन में गए, वही 4 लाइन पढ़ रहे हैं। उसका निराशा होता है, मतलब उसका रूट होता है, जहां तक हमको समझ में आता है कि अनहैप्पीनेस। ठीक है, रूट काज होता अच्छा। है वर्क नहीं कर पाने का, जहां तक मेरा अनुभव और ज्ञान कहता है कि अगर आपका वर्केबिलिटी जो है तो थोड़ी देर के लिए भी प्रभावित होता है, तो उसका कारण है कुछ ना कुछ अनहैप्पीनेस, वो चीज है, तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं कैसे भी, कि वो जब अनहैप्पी रहेगा माइंड, तो क्या होगा कि उस टाइम पे जो है ना आपका वो चीज नहीं वो लेगा। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं, हम वो रियल बच्चा की तरह है, वो अगर खुश नहीं रहेगा तो कुछ कर भी नहीं करेगा, थोड़ा वैसा वाला है। तो ये माइंड का लेजीनेस, और ये वो क्या है कि माइंड को एनर्जी आपको सही मिल नहीं रही है, अगर आपको 10 आउट ऑफ 6 टाइम ऐसा लगता है, तो माइंड को कैसे एनर्जी मिले वो थोड़ा देखना होगा। डिसिप्लिन फॉर स्टडी, ये भी बहुत बुरा है कि 5 है, मतलब डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो आदमी के हाथ में रहता है, पता है। तो डिसिप्लिन का रेटिंग 8 से नीचे किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें ना, मतलब बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, जो चीज आपके हाथ में है केवल उसी को आप जो है ना फुल कर सकते हैं, तो डिसिप्लिन को 10 on 10 किया जा सकता है। तो ये आपको जो है ना डिसिप्लिन पे आप मार्क लगा दीजिएगा कि इसको जो है ना 10 करना है आपको। बुक रीडिंग 1 है और बुक की अवेलेबिलिटी 8 है, देखिए, है ना, ये भी एक गड़बड़ चीज है। आप बोले थे ना ऑनेस्ट वे में लिखने के लिए, इसलिए ऑनेस्ट वे में लिखे थे। हाँ, तो ऑनेस्ट ही लिखना है ना, तभी तो, वही तो वो चीज है, इसके लिए मतलब ये तो नहीं फील करना इधर है कि इधर ये इधर का हम लिखे हैं, इधर जो चल रहा है कर रहे हैं वही सब लिखे हैं, ऐसा हाँ नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा ही है। ठीक है, तो करेंटली करंट का ही बात कर रहे हैं, करंट का ही लिखना है, मतलब ये हाँ। नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही है, मतलब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, ये इसका मिरर है। ठीक है, वो चीज है, दिखाइए वो वापस उसको। तो इसको ना मतलब वैसे मत लीजिए कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट वो सामने जो चीज है एकदम क्लियर, वो वैसे करके दिख रहा है कि वहां पे अभी आपको वर्क करने की जरूरत है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना, मतलब जैसे ये प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉब्लम दो ही है, ये प्रॉब्लम दो है या इंटेंसिटी दो है, क्या चीज है? प्रॉब्लम दो है, मतलब कि बस क्लास में पढ़ लिए, उस टाइम में लगा हाँ ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिए, बस उसके बाद नहीं किए किए लिखे तो। ओके, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की इंटेंसिटी 2 है, वो ज्यादा होना चाहिए था। तो इस तरीके से जैसे उसको 8 आप बना दीजिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो प्रॉब्लम एरिया आपका 8 बढ़ जाएगा ना, तो उसको आपको रिसोर्स एरिया मिला, तो उस तरीके से स्कोरिंग करना होगा। देखिए बात को समझ, जैसे बुक रीडिंग 1 है, तो बुक रीड प्रॉब्लम एरिया में क्या है कि आपको उस चीज में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, आप बुक रीडिंग में 1 लिखे हैं, तो 1 ये सोच के लिखे हैं कि 1 आउट ऑफ 10 में जो है ना हम 1 नंबर देंगे अपने आप को बुक रीडिंग। पर ये प्रॉब्लम एरिया, यहाँ पे देखना है कि हमको बुक रीडिंग में कितना प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम तो 9 है अभी, है ना, हम्म। 1 आपका स्कोर है, तो वहां पे जो है ना वो प्रॉब्लम एरिया में वैसे करके लिखना है। डिसिप्लिन फॉर स्टडी तो चलिए 5 हो गया। माइंड लेजी है समटाइम, तो ये प्रॉब्लम के स्केल पे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, 1 1 या 2 या 3 या 4, या तो इसमें आप 6 लिखे कि हाँ उसके स्केल पे जो 6 है। पर बुक रीडिंग में क्या हो गया कि आप अपना एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं लिख करके आप कैपेसिटी लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वही चीज हुई है कि 2 है जैसे आप लिखे हैं यहाँ पे, तो 2 की जगह पे आप 8 लिख सकते थे यहाँ पे, कि जो है ना कि ये प्रॉब्लम का स्केल कितना है, 1 to 10 के स्केल पे प्रॉब्लम मेरा 8 है, 2% मतलब 10 में से 2 ही हम सॉल्व करते हैं, बाकी नहीं करते। क्लास अच्छा। अटेंड कर क्लास अटेंड करना जैसे 9 है, तो इसमें आपको जो है 1 रहता है एक्चुअली में, है ना, क्योंकि क्लास अटेंड करना आपके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रॉब्लम डोमेन में क्या देखना है, प्रॉब्लम के व्यू से देखना है उसको, और रिसोर्स के डोमेन में जस्ट उसके उल्टा देखना है कि मेरे पास ये रिसोर्स 1 to 10 में कहाँ पे ये चीज है, सेल्फ स्टडी और टाइमर। तो इस तरीके से इसको ना फिर से बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गए आप? हाँ। हाँ सर। क्या हम एक बार फोन में देखें कि आप भी कहीं ऐसा ही तो नहीं किया है।
मत देखिए सर, वही काम है। वही काम है, अच्छा ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से वैसे बनाइए तब ना स्कोरिंग होगा कि एक दूसरे में माइनस कीजिएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। जी सर, दिख रहा है। हमको तो बस नेहा का फोटो दिख रहा। एक बार देखिए नेट ऑन ऑफ करके, या फिर हो सकता है एक दिख आध रहा दो है। सेकंड में दिख जाए। एक आध दो सेकंड में दिख जाए, कभी कभी नेट के कारण भी होता है वैसा। हाँ, हो गया। एक चीज देखिए, होता है एनालोगस आर्गुमेंट। एनालोगस आर्गुमेंट समझने के पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि एनालॉजी क्या है। ठीक है, व्हाट इज एनालॉजी? एनालॉजी का अर्थ होता है तुलना, ठीक है, कंपैरिजन। ये एम है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट दो डिफरेंट चीजों के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल है? जैसे ब्रेन कंप्यूटर की तरह होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और एनालॉजी के माध्यम से हम किस चीज पर फोकस करते हैं कि दोनों में क्या चीज कॉमन होता है ना, कि ब्रेन में और कंप्यूटर में दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो एनालॉगस आर्ग्यूमेंट में भी हम लोग, तो एनालॉजी का मतलब समझ गया कि ये चीज है। दूसरा एग्जांपल एनालॉजी का, एक एटम जो है, ठीक है, एन एटम इज लाइक अ सोलर सिस्टम। एटम क्या होता है? परमाणु। एक परमाणु एक सौर मंडल की तरह होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि परमाणु कैसा होता है? सौर मंडल की तरह होता है। तो ये क्या कर रहा है? परमाणु को सौर मंडल से ये चीज कर रहा है। अब देखिए कि ये चीज, जैसे ये सेंटेंस है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर किसी को ना मालूम हो तो। केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक भारी होता है। जो चीज भारी होगी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी उसका फील्ड बड़ा होगा, जो चीज हल्की होगी उसकी ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, तो चाहे न्यूक्लियस हो चाहे सूर्य हो, दोनों बड़ा और हैवी है।
दोनों की ग्रेविटी ज्यादा है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जिसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो उसके आसपास जो है कम ग्रेविटेशनल वाली चीजें आकर्षित होती है, और उसके बाद जो आकर्षित तो हो जाएगी। अगर सूर्य रुका हुआ होता, या पदार्थ का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है परमाणु का, वो रुका हुआ होता, तो सब क्या होता है कि सीधे इस तरीके से ये सेंटर में है, और जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है सब सीधे ऐसे करके इधर आने लगते हैं। ऐसे इस तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी में यही होता है ना, छोटा पिंड बड़े पिंड की तरफ मूव करता है, तो सब ऐसे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, चक्कर चक्कर चक्कर, ठीक है, ये घूम गया। अब जब ये घूम गया, ये घूमने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये भी घूमने लगेगा, फिर ये भी घूमने लगेगा, ये भी घूमने लगेगा, ये भी घूमने लगेगा, ये भी घूमने लगेगा। बन गया सौरमंडल। सब क्या करेंगे, इसकी परिक्रमा करने लगेंगे, और एक दूसरे से कॉम्पीट भी करते हैं, ठीक है। जैसे इसका ग्रेविटी है तो इसका इसका ग्रेविटी भी तो इसको प्रभावित कर रहा होगा, इसका भी तो इसको प्रभावित कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे कि समझ लीजिए कि ये बीच में ना एक ऐसे स्थिर होता अगर तो ऐसे होता, पर इसको जो है ना ऐसे घुमा दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया इसको। जैसे ट्विस्ट कर दिया गया तो इसके साथ साथ पूरा सिस्टम ट्विस्ट कर दिया गया, ट्विस्ट हो गया। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पानी के गिलास में आप ऐसे एक कलम डुबा करके सीधे ऐसे खड़े रख के उसको आप ट्विस्ट कर दीजिए, तो वहां पे क्या होगा, वर्लपूल पैदा हो जाएगा। तो वैसा ही जो है वर्लपूल पैदा हो रहा है हर परमाणु के भीतर, जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। और फिर बड़े स्केल पर भी आप देखो, यूनिवर्स के स्केल पे, तो वहां पे भी वैसे ही होता है। तो इस कथन का यही मतलब है कि जैसे एटम है वैसे ही सौर मंडल है। उसके बाद एक एनालॉजी देखिए, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। जीवन एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह है, आपको नहीं पता कि आपको इसमें कौन सा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। मतलब लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेज है। चॉकलेट बॉक्स मेरे समझ से ऐसा होता होगा कि शायद उसमें बहुत तरह के चॉकलेट्स रहते होंगे, हम तो कभी देखे नहीं है चॉकलेट बॉक्स, और जानते भी नहीं है, पर हमको एग्जाम्पल देख के ऐसा ही लग रहा है कि बहुत तरह के चॉकलेट उसमें होते होंगे अलग अलग, तो उसमें हाथ डालता होगा आदमी तो कुछ निकाल लेता होगा। मतलब कौन सा चॉकलेट किसको मिलेगा, नो बॉडी नो। अ टीचर इज लाइक अ गाइड, शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना एनालॉजीज है। अब एनालॉगस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं कि जब इसमें आर्ग्यूमेंट जुड़ जाता है तो वो क्या होता है। तो एनालॉगस आर्ग्यूमेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रीजनिंग है, टाइप ऑफ रीजनिंग। तो एनालॉगस आर्ग्यूमेंट का प्रेमाइस क्या है, लिख लीजिए। एनालॉगस आर्ग्यूमेंट का आधार होता है कि अगर दो चीजें कुछ मायनों में, एनालॉगस आर्ग्यूमेंट का आधार होता है कि अगर दो चीजें कुछ मायनों में सिमिलर हैं तो अन्य मायनों में भी सिमिलर होंगे। एनालॉगस आर्ग्यूमेंट का आधार होता है कि अगर दो चीजें कुछ मायनों में सिमिलर हैं तो अन्य मायनों में भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखिए, ये काइंड ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। कि अगर पर्टिकुलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
पर्टिकुलर से जब जनरल की तरफ जाते हैं तो इंडेक्टिव रीजनिंग। तो क्या इसमें कंक्लूजन गारंटीड है? नहीं, लिख लीजिए नीचे। हालांकि ये संभाविता, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी, हालांकि ये संभाविता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अगर दो चीजें कुछ मायनों में सिमिलर हैं, अगर दो चीजें कुछ मायनों में सिमिलर हैं तो अन्य मामलों में भी सिमिलर होंगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है लेकिन गारंटी नहीं होती। इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है लेकिन गारंटी नहीं होती। क्लियर है? छूटा उटा भी किसी का? चलिए तो फिर मानते हैं कि ना छूटा हो। तो यही बस सर सिंपल सा चीज। रुक दीजिए, लेकिन के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। लेकिन गारंटी नहीं है। जिसकी संभावना की बात बोलिएगा सर। एक बार पहले का सेंटेंस थोड़ा सा बोलिए था, हमको लिंक दीजिए। लिखा हुआ नहीं ना जो कि हम देख के बोलेंगे। एक बार पिछला सेंटेंस बोलिए ना, क्या लिखा है तो फिर। अन्य मायने में भी सिमिलर होगी, जिसकी संभावना बनती है, गारंटी नहीं बनती या गारंटी नहीं होती। जिसकी संभावना ज्यादा है लेकिन गारंटी नहीं। हाँ अच्छा, जिसकी संभावना ज्यादा है लेकिन गारंटी नहीं। तो अब क्या है कि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे किसी से मित्रता हुई है हमारी, ठीक है, हम मिले, तो जैसे ही मित्रता होने के चरणों में रहती है, जो सोशल अट्रैक्शन का फेज होता है, तो हम लोग का दिमाग जो होता है क्या करता है, या हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एनालॉजीज लगाते हैं, ठीक है, कि हम दोनों में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है किसी भी, मतलब कहीं पे भी आप कनेक्ट होंगे, चाहे मतलब आप परिवार के मेंबर से कनेक्ट हो, दोस्त से कनेक्ट हो, टीचर से कनेक्ट हो, छोटे बच्चे से कनेक्ट हो, कहीं से भी, रिश्तेदारों से कनेक्ट हो, किसी भी व्यक्ति से, अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति से जुड़ता है, जब भी मिलता है, तो क्या करता है, सबसे पहले एनालॉजीज लगाता है। एनालॉजी क्रिएट होती है दोनों के बीच में कि क्या क्या चीजें कॉमन है। अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो साथ में बैठ भी नहीं पाएगा आदमी टेबल पे। ठीक है, तो कई बार, तो ये जब सिचुएशन मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि, तो ऑब्वियस आदमी क्यों रहेगा, या उसके पास क्यों उठेगा बैठेगा, क्यों उससे बात करेगा, जब कुछ भी कॉमन ही नहीं रहेगा। तो दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में रहेंगे, एक साथ बैठ तक नहीं सकते। तो वो क्या होना चाहिए कि एक साथ बैठने के लिए, दो दुनिया को मीट करने के लिए, दोनों के बीच में थोड़ा ओवरलैप तो मांगता है, कॉमन एलिमेंट तो मांगता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनालॉजीज पे फोकस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीजें कॉमन हो रही है। ये तो होता है कि जब दो, ए और बी का डायरेक्शन जो होता है एक दूसरे की तरफ होता है, ठीक है। जब एक दूसरे से अवे होता है तब क्या होता है, जब एक दूसरे से अवे होता है तब फोकस इस एरिया पे ज्यादा होता है कि हाउ वी आर डिफरेंट। ठीक है, जब आपका मन किसी से दूर जाने का करने लगेगा, या किसी से बात नहीं करने का करने लगेगा, या लगेगा कि अब उतना नहीं इन्वॉल्व होना है, तो क्या क्या होगा कि आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके और उसमें डिफरेंस आता है। ये आपका माइंड अपने आप जो है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा कि यार ये चीज तो उसमें इतनी अलग है, और जहाँ पे अलग वाली बात होगी तो वहां पे क्या होगी, अलगाव वाली बात होगी। ठीक है, ये चीजें बहुत अलग है, वी आर वेरी सेपरेट पर्सन, तो वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो फिर ये जो अलगाव के जो मुद्दे होंगे, एक्स वाई जेड, इस पॉइंट पे हम लोग डिसिमिलर हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड,
वी कांट शेयर अ बॉन्ड, हम फ्रेंडशिप शेयर नहीं कर सकते। रिश्तेदारी में भी है तो हाँ वो तो मजबूरी है, मतलब एक नाम दे दिया गया है कि फलाने का पैदाइश का फलाना होगा तो उसको हम फलाना नाम दे देंगे, तो जो है ये मेरा फलाना हो गया। तो वो तो एक पॉइंटलेस चीज है ना, वो तो बस एक नामकरण की पद्धति है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। रिश्तों का एसेंस तो ये होता है ना, कनेक्शन से होता है। इससे थोड़ी होता है कि मतलब मेरे फादर का कोई दूसरा बच्चा है तो अब उसकी मतलब उसका कुछ ये ऐसे करके है तो वो मेरा ये हो गया, वो मेरा अपना आदमी हो गया। इट डजेंट मैटर, वो अपनापन डिपेंड करता है जब आप अपनेपन को कल्टीवेट करते हो या उस चीज को कैरी ऑन करते हो तब। तो ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट पे क्या हुआ कि आप दूर गए, अब क्या होगा कि आपको एक्स वाई जेड पॉइंट पे क्लोजर चाहिए होगा, एक्स वाई जेड पॉइंट, क्योंकि एक्स वाई जेड मुद्दों पर पर्सन ए और पर्सन बी का विचार एकदम अलग अलग है। तो जब आपको किसी भी पर्सन से वैलिडिटी नहीं मिलेगी कि हाँ तुम्हारा विचार सही है, ये है वो है ऐसे में, तो इसमें क्या होगा कि एक्स वाई जेड पॉइंट पे इसके मन में आएगा आइडिया ऑफ इनवैलिडिटी। क्या कहीं मेरा ये आइडिया इनवैलिड तो नहीं है? आई नीड समवन, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे इन सिद्धांतों को, इन आइडियाज को वैलिडेट करे। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए आपके जीवन में है या आपको मिल गया है जो कि आपसे केवल इन एक्स वाई जेड पॉइंट पे एग्री करता है। तो एग्री करता है तो क्या होता है, आपको वैलिडेशन मिल जाता है, इनवैलिडेशन की हाँ चलो यहाँ पे बी से इस पॉइंट के लिए वैलिडेशन नहीं मिला था तो हम हट गए थे कि नहीं वी आर वेरी डिफरेंट पर्सन, ये एक्स वाई जेड मुद्दा मेरे लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो आपको एक्स वाई जेड पॉइंट पे क्या मिला कि वैलिडेशन मिल गया, तो आप खुश हो गए कि नहीं मैं सही था। वैलिडेशन हर किसी को मतलब साइकोलॉजिकली क्या है कि हम लोग प्रोग्राम्ड होते हैं कि वैलिडेशन अच्छा लगता है, रिवार्ड है हम लोग के ब्रेन के लिए वैलिडेशन, कि कोई हमें अच्छा कहे। ठीक है, तो जब आप आजाद व्यक्ति हो जाते हैं तो इन चीजों से अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने लगता है कि कोई वैलिड कहेगा, इनवैलिड कहेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई प्रेज करेगा, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। और न ही आपको इस बात से फर्क पड़ेगा कि हम किसी को प्रेज कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। बट प्राइमरी क्या होता है कि आप अगर किसी को कोई बात बोल रहे हैं और उससे उसका सेल्फ रेस्पेक्ट या इमेज जो है या फिर उसका मतलब हैप्पीनेस प्रभावित हो रहा है तो वो उसको क्रिटिसिज्म की तरह लेता है। बट आप हो सकता है कि सिर्फ आइडिया ऑफ इनवैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, ये आइडिया हो गया इनवैलिड इसका। अब यहाँ पे मिल इसको कहते हैं क्लोजर, यहाँ पे इसको मिल जाता है क्लोजर उस व्यक्ति सी व्यक्ति के साथ कि हाँ भाई ये इनवैलिड को जो है यहाँ पे वैलिड हो गया, तो चलो कोई तो मिला जो मेरी बात को समझे। अब पता चलता है कि ए और बी के पास, ठीक है, एनालॉजी में 20 आउट ऑफ 18 चीजें कॉमन थी, दो चीजें कॉमन नहीं थी। तो ये दो चीजों पे जो है ये अलगाव हो गया और ये चल गया, और यहाँ पे सिर्फ वही दो चीजें कॉमन थी, बाकी 18 चीजें कॉमन थी। तो फिर यहाँ पे भी आपको निराशा मिल रही। तो हम इंसान क्या करते हैं, ऐसे रिश्तों के दलदल में और लोगों के दलदल में भटकते जाते हैं, भटकते जाते हैं। ठीक है, आज मामा से बहुत अच्छा बन रहा है तो 2 साल 1 साल बना, फिर एक पॉइंट के बाद मामा अच्छा नहीं लगने लगे, मामा से शिकायत हो गया हमको, फिर उसके बाद जो है मौसी के से बढ़िया बनने लग गया। तो आप देखते हैं कि हमारे ह्यूमन के फैमिली और परिवार डायनेमिक्स में क्या होते हैं कि ऐसे पीपल चेंज होते रहते हैं। अब आप इससे ना पीपल का वो नाम हटा दो कि किससे मेरा क्या रिलेशन है, आप सिर्फ पीपल रखो, तो आप इसको बहुत क्लियरली समझ पाएंगे किस तरीके से ये डायनेमिक्स जो होता है एनालॉजी का और क्लोजर का और इनवैलिडिटी का ये चेंज होते जाता है। तो एनालॉजी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम नाम देंगे बदलते रिश्ते। ठीक है, तो जब भी एनालॉजी अगर आप लोग भूल जाएं तो इसमें बदलते रिश्ते वाला वो चीज याद रखिए कि एनालॉजी क्या करता है, कॉमन चीजों को ढूंढता है, कॉमन चीजों को ढूंढता है और ये मान के चलता है कि जो चीजें इसके अलावा अन्य है, चूंकि ये इतनी चीजें कॉमन है तो अन्य चीजें भी कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी पर्सन में 18 चीजें कॉमन थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति है मेरे साथ, हम ए है वो व्यक्ति बी है, कुंडली मिलाया गया, पता चला 36 में से 34 गुण मिलता है दोनों का। ठीक है, बॉन्डिंग भी बहुत जबरदस्त है, 2 गुण क्या हो रहा है, नहीं मिलता है।
अब ये 34 में से 36 में से 34 गुण मिलना भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये इतना रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि मतलब हमको लगता है कि शायद 10,000 में भी एक नहीं होता होगा अभी के टाइम पे। तो ये चीज अगर होगा तो हालांकि पता नहीं आप लोग एस्ट्रोलॉजी और कुंडली में यकीन करते हैं कि नहीं, और हम यकीन करने कहेंगे भी नहीं कि यकीन कीजिए मत कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप कीजिए कि ना कीजिए। पर मेरा यकीन है, और हम खुद भी देखते हैं अगर वो सब चीजें, तो हमको जो प्रिडिक्शन और जो चीज निकल रहा है जब हम अपने से कैलकुलेट करते हैं तो एकदम 100% सही निकलता है और बहुत शॉकिंग निकलता है। आदमी शॉक हो जाते हैं, ऐसे कैसे बता दिए मेरे बारे में, ये चीज कुंडली में लिखा हुआ है, ये आप कैसे बोल दिए, तो एग्जैक्टली है। तो हम बोलते जाते हैं उसका जन्म पत्री देख करके, और वो जो है ना उसका मुंह खुलने का आकार जो है बढ़ता जाता है। तो पता नहीं कैसे काम करता है, डोंट नो, बट समहाउ जो है ना वो चीज वैसे करके होती है। तो एक एग्जाम्पल के मान के इसको लेकर के चलो, तो दो चीजें क्या हो रही, नहीं कॉमन हो रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि चलो इतनी चीजें मिल रही है तो इतना किसको पता होता है कि 36 में से 34 गुण मिल रहा है, अगर गुण के हिसाब से बात करें। अब गुण क्या है कुंडली के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, कि हर व्यक्ति में ये ट्रेट्स होता है, इसका थिंकिंग ये है, एप्टीट्यूड ये है, ऐसे वैसे, उसी का ना एक पैरेलल सिस्टम है गुण, कि हर व्यक्ति में ये गुण है। तो जब साइकोलॉजिकली दो व्यक्ति कंपैटिबल होगा तो ऑब्वियस है कि दोनों का रिलेशनशिप हार्मोनियस होगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर वो कंपेनियनशिप लाइफ टाइम रहे, ठीक है, चाहे दोस्ती के फॉर्म में रहे या किसी भी रहे, जैसे दो लड़का है, दोनों का कंपेनियनशिप में अगर दोनों का गुण बहुत ज्यादा मिल रहा है, यूजुअली लोग कहते हैं शादी करने के लिए, तो हो सकता है आप दोनों जीवन के लिए बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, एकदम सहोदर भाई के जैसे हो जाते हैं। तो ये वाली चीज भी होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाती है दोनों के बीच में, बहुत सारे गुण कॉमन मिलने से। लेकिन एनालॉजी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, इसका प्रेमाइस क्या है, ये कहता है कि कुछ चीजें अगर कॉमन है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 5 है, दोनों में जो है 5 चीजें कॉमन है, 10 आउट ऑफ 5, हमें पता चला कि 10 में से 5 चीजें हम देखे, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 तक हम गए और उसके बाद हम रुक गए। ये 6 7 8 9 10 ये अनएक्सप्लोर्ड है, बात को समझिएगा। ये 5 तक हम देखे और सोचे कि अरे 5 5 जो है ना मिल रहा है ना, तो आगे भी मिल जाएगा, आगे हम जाके देखे ही नहीं, ये डोमेन क्या रह गया, अनएक्सप्लोर्ड। यही चीज है एनालॉजी आर्गुमेंट का। यहाँ तक जा करके हम लोग मान लेते हैं कि अरे यहाँ तक अगर ठीक है तो ठीक है। अब जैसे लड़की लड़का देखने में शादी होता है तो आप लोग बहुत नॉर्मल से देखते होंगे कि क्या होता है कि दो चार चीज देख लिया जाता है और बाकी एज्यूम कर लिया जाता है कि ये दो चार चीज ठीक, दो चार चीज अगर जो है अगर ठीक है तो चलो ठीक है, मतलब बाकी चीज भी ठीक होगा। लेकिन एक्चुअल इसके पीछे बात क्या होता है, अगर इसको ट्रूथफुली आप देखें तो सच बात यह है कि हमको सिर्फ यही दो चार चीजों से मतलब है। बाकी दो चार, अगर हार्ड ट्रूथ की बात की जाए तो बाकी दो चार चीजें जो हम कह रहे हैं कि ठीक ही होगा, वो कितना भी खराब होगा ना तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो जाने अगला और उसका भाग्य। तो बेसिकली कहने का ये तरीका होता है। तो ये जो 5 चीजें आपने देख लिया, 5 चीजें कॉमन है, आगे 5 चीजें कॉमन होगी। तो अब ये बताए कि आगे जो 5 चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉमन होगी, क्या ये साइंटिफिक अप्रोच है? नहीं। इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच नहीं, इसीलिए गारंटीड नहीं है कि क्या करता है एनालॉगस आर्गुमेंट, गारंटी नहीं देता है कभी भी कंक्लूजन की। वो यही बोलता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, जो हम आप लोग को लिखा है, संभाविता की बात करता है कि संभव है। अब जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को जाने, नए नए मिले, ठीक है, ए और बी की मुलाकात हुई, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी, ए और बी की मुलाकात हुई, तो नए नए में जाने तो दोनों ने क्या जाना, एक दूसरे को पूरा तो नहीं जान लिया, पूरा जानने में तो समय लगता है, कम से कम 1 वर्ष 2 वर्ष तो लगेगा ही। वो डिपेंड करता है कि दोनों कितना ओपन है और कितना कम्युनिकेट करने में सक्षम है ना, कितना कम्युनिकेशन स्टाइल दोनों का कैसा है। अगर दोनों का कम्युनिकेशन स्टाइल ओपन है, एकदम क्लियर है, तो जल्दी जो है दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। तो ये जाना शुरू में क्या हुआ कि जाना कि हाँ दो चीजें कॉमन है, तो फिर साथ में बैठने लगे, चाय कॉफी पीने लगे, या जो है मतलब आते जाते मतलब हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगा, उसका जवाब देने जाने लगा। नहीं तो उसके पहले तक जब तक पता नहीं था कि एक पॉइंट से कोई इवेंट होता है, मतलब कोई भी घटना हुई, बर्थडे पार्टी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फेयरवेल हो रहा है, उसमें सब लोग 4 लोग मिलते हैं, है ना, 4 लोग मिलते हैं तो मिलते हैं तभी तो दोस्ती होती है ना, कि कुछ विचार कुछ ओपिनियन किसी या किसी से मिल रहा है,
तो वहां पे क्या हो गया कि कुछ चीजें कॉमन मिली, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती बॉन्डिंग में बदल जाती है आप लोगों की। तो फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी देखते हैं दोस्ती ऐसे होती है। क्या सब जान रहा था कि नहीं यही आदमी मेरे लिए परफेक्ट होगा, या मेरा आदमी इतना अच्छा दोस्त हो जाएगा, या फिर कोई मेरे लिए जो है ऐसा हो जाएगा कि जिससे हम विवाह करने की इच्छा रखने लगेंगे? किसी को नहीं पता होता है। तो ग्रेजुअली क्या होते हैं, एनालॉजी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं। तो एनालॉगस आर्ग्यूमेंट क्या है? ये कोई रीजनिंग की चीज नहीं है। आप देखो तो आपके अंदर है एनालॉगस आर्ग्यूमेंट, ठीक है? ये आपका माइंड इस वे में सोचता है। क्योंकि माइंड इस वे में सोचता है तो वो एक रियलिटी का पार्ट है, रियलिटी का एक पार्ट है, तो हम इसको पढ़ते हैं, भले ही ये साइंटिफिक बहुत ज्यादा हो या ना हो। एनालॉगस आर्ग्यूमेंट तो 2 स्टेप है। पहला सिमिलैरिटी ढूंढता है, फाइंड सिमिलैरिटीज। और दूसरा कम टू कंक्लूजन। अब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी संभाविता की बात करती है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात नहीं करती है। लेकिन एक बात बताइए, जहां पे कुछ नहीं पता है, ठीक है, जहां पे ट्रुथ पाया नहीं जा सकता है, वहां पे संभावना तो जताई जा सकती है ना। आप किसी व्यक्ति को पूर्णतः नहीं जान सकते, ठीक है, और जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे मिला, ठीक है, आपने उससे बातचीत की, कुछ एक चीजें कॉमन मिली, मान लीजिए कि विचार कॉमन मिला, ठीक है, विचार की गहराई कॉमन मिली, डिसिप्लिन कॉमन मिल रहा है, कि बात करने का तरीका कॉमन मिल रहा है, जो मतलब प्लेजर डेरिवेशन के सोर्सेज हैं, कि हमको ये एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है, अरे हमको भी एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है, तो चलो साथ में ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, साथ में बोटिंग राइड करते हैं, साथ में चाट खाते हैं, तो कॉमन चीजें मिल रही है। तो आप क्या कर रहे हो, अगेन उन चीजों पे जा रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो कि प्रेडिक्शन कर रहे हो कि हम में क्या हो रही है कि बहुत सारी चीजें कॉमन मिल रही है। तो अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि इतनी चीजें अगर कॉमन मिल रही है, तो आपका माइंड नेचुरली इस बात से सेट हो जाता है कि मैं अगर एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि इतनी चीजें कॉमन है, और मेरा माइंड ऐसा है कि मतलब वो एक नहीं कहते हैं सिंगल हेड वाला माइंड है, कि भैया एक बार जिस पे नजर गई तो सिर्फ उसी पे नजर जाएगी, बाकी कितना भी कोई भी हमको प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, मेरी नजर कहीं जा ही नहीं सकती है। मेरा ईमान एक रत्ती के लिए मतलब हंसी मजाक तक नहीं किसी से हो सकता है, इस टाइप का थोड़ा माइंड एक एक का है। और बी का है कि नहीं, वो जो है ना, वो ये इस पॉइंट पे डिफरेंस है कि बी का जो है वो कहीं भी जा सकता है कभी भी। तो अब क्या हो गया कि ये इतनी बड़ी डिसिमिलैरिटी है और इतनी इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी है कि दोनों में बहुत ज्यादा तनाव होने लगा कि अरे तेरी का, हम तो सोच ही नहीं थे कि तुम ऐसा हो, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। तो शॉकिंग की क्या बात है बंधु? क्या तुमने उस चीज को एग्जामिन किया था? क्या तुमने क्रिटिकली सोचा? तुमने साइंटिफिकली सोचा? नहीं, तुमने क्या किया, एनालॉगस आर्गुमेंट का यूज किया। अगर इतनी चीजें कॉमन है तो ये तो एकदम पूरा का पूरा मेरा मिरर इमेज है, बिल्कुल मेरे जैसा होगा या मेरे जैसी होगी। यहाँ पता चला कि दोनों में एक बहुत बड़ा चीज है, अंतर, कि ये सिंगल हेड का व्यक्ति है, और ये जो है मतलब एक मतलब मल्टीपल हेड का व्यक्ति है, कि बहुत सारे व्यक्ति जो है एकदम आना जाना ये वो लगा रहता है जीवन में, ठीक है। कहीं भी किसी से भी लग लिए कि कोई भी अच्छा लगने लग गया, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बात हुआ, नंबर चेंज हो गया, ऐसे वैसे जो है अलग ही जोन में चले गए, एकदम इन द मोमेंट, उस टाइम कुछ याद ही नहीं रहा जा। तो अब क्या हो गया आपके केस में? तो साइंटिफिक अगर नेचर नहीं रहता है किसी भी आर्ग्यूमेंट का या किसी भी रीजनिंग का, तो वो क्या करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो कंक्लूजन गारंटीड नहीं होता। इसीलिए हम वो वर्ड लिखा है कि गारंटीड नहीं होता, उसको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए कि गारंटीड कंक्लूजन नहीं होता है। तो सर जब गारंटीड नहीं होता है, साइंस में डिफिनिट की बात करते हैं, तो हम लोग फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं साइंटिफिक का? इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ ना पता होने से अच्छा है कि कुछ पता होना, ठीक है। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा अनुमान पे चीजों को करना, है ना। अनुमान सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जितना गलत होने की संभावना, उतना सत्य होने की भी तो संभावना होती है। तो बस वही बात है। अब बाकी जैसे मान लीजिए कि ये सिंगल हेड और मल्टीपल हेड वाले व्यक्ति का हम बात किए। मल्टीपल हेड
है ना, जैसे रावण का कहते हैं ना 12 सिर थे या कितने सिर थे, तो मल्टीपल हेड मतलब मल्टीपल पाप। तो मल्टीपल हेड वाली चीजें अगर आप उसको लॉजिकली और रैशनली आपने एग्जामिन किया होता, आपने एनालॉजी के थ्रू उस एरिया को एक्सप्लोर किया होता या देखा होता है, सिचुएशन में ऑब्जर्व किया होता, तो आपको मालूम चल जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें। तो इस तरीके से हमने देखा एनालॉजी और एनालॉगस आर्गुमेंट क्या चीज है। बेस क्या है इसका? बेस है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव स्पेस मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से जनरल। स्पेसिफिक कैसे? ऐसे कि तीन चार चीजें देखी तो उससे हम जनरल पे मूव कर गए। तीन चार चीजें देखी कि हाँ भाई तीन चार चीजें कॉमन हो रही है तो सब चीज कॉमन होगा। अगर सैंपल पे मेरा जो है चीज काम कर रहा है तो पॉपुलेशन पे भी काम करेगा। तो रिसर्च क्या है? इंडक्टिव प्रोसेस है और डिडक्टिव प्रोसेस भी है कहीं पे जाकर के, क्योंकि जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लाते हैं। जैसे धरती गोल है तो हम जिस हिस्से पे रहते हैं, मान लीजिए हम भागलपुर में रहते हैं, तो भागलपुर के अगर जियोग्राफी को, सॉरी जियोलॉजी को अगर नापा जाए तो इसमें भी कुछ डिग्री का कर्व तो जरूर मिलेगा, जमीन फ्लैट तो मिलेगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग डिग्री का ही गोलाई मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये हो गया डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, तो रिसर्च में दोनों का यूज होता है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट किस पे डिपेंड करता है। यही सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोगों को भी, जैसे अदर एग्जाम में आता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें से कौन से निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, वैसा सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है हम लोग के यूजी नेट में। हम लोग के जो यूजी नेट में आने वाला है, बेसिस क्या है उसका। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है कि आर्ग्यूमेंट मेरा कितना स्ट्रांग है। आप लोग बताइए कि एनालॉगस आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है, ये किस बात पर निर्भर करता होगा? बहुत कॉमन सेंस की बात है। दो चीज में सिमिलैरिटी कितना ज्यादा है, इस बात पर निर्भर करता है कि आर्ग्यूमेंट जो एनालॉगस है वो कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? स्ट्रांग होने का मतलब है ट्रूथ के कितना करीब। ठीक है, यही है कि स्ट्रांग होने का मतलब। पढ़ाई में कोई व्यक्ति स्ट्रांग है तो जो गोल है, स्ट्रांग होने का ही मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य है आप उससे कितना करीब होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रांग कहते हैं। पढ़ाई में आदमी स्ट्रांग है तो इसका मतलब पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा सीजीपीए प्राप्त करना। तो फिर हम लोग कहेंगे, या फिर उसमें एक्सेलेंस दिखे आपका, तो कहेंगे हम लोग कि ये व्यक्ति पढ़ाई में स्ट्रांग है। ठीक है, रिलेशनशिप आपका किसी से स्ट्रांग है, ठीक है, माँ से रिलेशनशिप स्ट्रांग है, फादर से स्ट्रांग है, ब्रदर से आपका रिश्ता स्ट्रांग है, तो इसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप का लक्ष्य क्या है? फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन। फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग वर्ड जो है ना, हमेशा इसको देख करके वो नहीं समझना है कि जिम में आदमी ऐसे उठा रहा है कोई 100 किलो, आई एम स्ट्रांग। ठीक है, स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब वही है कि आपका जो लक्ष्य है आप उसके कितने करीब है। जैसे मांसपेशियों का लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोड बियर कर पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मोबिलिटी हो। तो जिसकी मांसपेशियां स्ट्रांग हो उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, तब उसको स्ट्रांग कहा जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग कैसे कहा जाएगा सर? आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट क्यों किया जाता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब है तर्क। ठीक है, तर्क क्यों किया जाता है? सत्य को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ट्रूथ। तो जिसकी ट्रूथ वैल्यू ज्यादा होगी उस आर्ग्यूमेंट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जो ट्रूथ के ज्यादा नजदीक रहेगा वो एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा। स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई बात ठोक के बोल दी जाए, कोई बात चिल्ला के बोल दी जाए, कोई बात किसी को नीचा दिखा के बोल दी जाए तो कहा जाए कि स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट दिया इसके बदले में उन्होंने। ये सब चीज जो है ना पार्लियामेंट में होती है, ठीक है, ऑफिस मीटिंग्स और ये वो चीजों में होती है, जहाँ पे अनपढ़ लोग जो है ना केवल नौकरियां करने के लिए जाते हैं और अपना काम करने के लिए जाते हैं अनपढ़ लोग। तो उन जगहों पर ये चीजें होती है। रिसर्च में
या एकेडमिया में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबको अनपढ़ और अनपढ़ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल कहने के लिए हम बताएं, ठीक है। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और वो भी रहते हैं वहां पे। एक सिंप्लीफाई करके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब पार्लियामेंट या ऑफिस जो है ना एकदम गवारों का ही जगह है, उन पॉलिसीज पे नहीं जाना। तो ये जब हमने देखा कि ट्रूथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ट्रूथ ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना नजदीक है उसके, यही बताता है स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका जो तर्क है एनालॉगस आर्गुमेंट में कि ये दो चीजें सिमिलर है, ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये ट्रूथ के करीब कब जाएगा, जब ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में कॉमन चीजें जो है बहुत ज्यादा होगी, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, तब ना आप उसको कहेंगे कि जो है कि ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। समझ गए? तो स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट का बेस क्या है? एनालॉगस आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉगस OUS, स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉगस आर्ग्यूमेंट का बेस क्या है? इसका बेस है नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसी के आधार पर निर्धारित होता है कि आपका आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ठीक है। अब देखिए फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या है? फैलेसी का मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे चीजें फेल करती है, ठीक है। फैलेसी, फेल करने के इवेंट को हम लोग फैलेसी कहते हैं, इवेंट ऑफ फेलिंग, यानी फेल करने की घटना को फैलेसी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना फेल डाउन, मैं चलते चलते गिर गया, तो फैलेसी का वही मतलब है, वो जो घटना बना, वो जो सीन बना ना, उसको हम लोग फैलेसी कहते हैं। फेलिंग ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड फैलेसी। फैलेसी को हम अपने भाषा में समझने के लिए हम एक डायलॉग बनाए, ठीक है, कि जहां जहां पे ना मतलब फैलेसी हमको दिखता है, तो मतलब जैसे कॉपी में हम कार्टून बनाते थे, तो कॉपी में क्या होता था कि जब कार्टून बनाते थे तो एक स्टेज या एक कोई जगह पे होता था, मतलब यूजुअली एक स्टेज बना देते थे हम, ठीक है। यार थोड़ा सा तो ऊपर कीजिए ना, नहीं लिखे हाँ, बस। एक एक स्टेज बना देते थे, जैसे कार्टून बनाए, तो अब कार्टून आप बनाए रोड पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, तो हम यूजुअली एक स्टेज बनाते थे, कभी सम्मेलन हो गया, मुशायरा हो गया, कुछ भी बना देते थे, कोई भी स्टेज हो, नाटक का स्टेज हो गया, गाने का स्टेज हो गया, स्पीच का स्टेज हो गया, क्योंकि स्टेज पे लगभग सभी ह्यूमन एक्टिविटीज की जाती है। तो उसमें एक व्यक्ति यहाँ पे ऐसे करके ना, ऐसे करके, मेरे कार्टून में एक चीज कॉमन था ये। और अब ये ना बड़ी मासूमियत से बनाए थे, इसके पीछे मेरा किसी व्यक्ति को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था, बट संजोग से डिपार्टमेंट के लोगों ने कह दिया कि ये किसी सर्टेन व्यक्ति का चित्र बनाता है ब्रजेश अपने हर कार्टून। ये व्यक्ति ऐसे पीछे से कुर्सी पे बैठा हुआ दिखाई देता था, ठीक है, ऐसे करके, और ये इधर से मैं बोलता था। तो ये फिगर जो है ना, इसका मेरे दिमाग और जीवन पे अमिट छाप पड़ी है। ये दर्शक है, ठीक है। जब जब लॉजिकल फैलेसीज देखता है तो ये चिल्लाता है लॉजिक डाइज, मर गया लॉजिक, ठीक है। कुछ भी घटना होता है तो उसका ये दर्शक है। तो ये दर्शक जो है ना, आपको मेरे हर कार्टून में जो है ना ये देखने के लिए यूजुअली मिलेगा। तो सामने चाहे जो भी कैरेक्टर हो, तो ये चीज जो है लॉजिक डाइज, ये चिल्लाता है। तो जब जब फॉलिसी फैलेसी कहीं पे दिखाई पड़ता है होता ना, तो ये मेरे माइंड में ना ये कैरेक्टर ऐसे अपीयर होता है पीछे से, और ये चिल्लाता है नीचे कुर्सी से बैठ के लॉजिक डाइज, ठीक है, जोर से चिल्लाता है मर गया लॉजिक। तो आप लोग के भी माइंड में ना इस कैरेक्टर का को डाल लीजिए, उसको अपना घर बना दीजिए, कि जहां जहां भी फैलेसी दिखे आपका माइंड जो है जोर से आवाज लगाए कि लॉजिक डाइज यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अलर्ट हैं आप फैलेसीज के प्रति। ये फैलेसीज जहां भी कमिट होती है तो वहां पे रीजनिंग का एरर होता है, लॉजिक का एरर होता है। तो जहां पे रीजनिंग और लॉजिक का एरर होगा वहां डिसीजन मेकिंग का एरर होता है। लेकिन इमोशन के ओवरफ्लो में किसको फैलेसीज याद रखती है? और जिसको फैलेसीज याद रखती है तो वो इमोशन के ओवरफ्लो को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं जो बैलेंस का नाम हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो इमोशन और लॉजिक का बैलेंस है, ना तो इमोशन
में लॉजिक को भूलेगा और ना लॉजिक में जाकर के इमोशन को भूलेगा। तो वही वाला चीज है। होता क्या है, इंसान का दिमाग है, ठीक है, ये एंशियंट ब्रेन बीच का हिस्सा है जो पहले डेवलप हुआ, और ये फोर ब्रेन जो है बाद का हिस्सा है जो बाद में डेवलप हुआ। ये बेचारा सीट ऑफ लॉजिक है और ये जो है सीट ऑफ इमोशन है। इमोशन आपके में तब से है जब आप करोड़ों साल पहले कीड़े के रूप में या एक मछली के रूप में किसी ओशियन में तैर रहे थे, और लॉजिक आपका इतना बाद में डेवलप हुआ है जब आप बंदर से इंसान बनने के क्रम में है। तो ये एक हम लोग के ऊपर क्या एंशियंट चीजें ओवर पावर कर जाती हैं। या तो आपका जो है ना इस रास्ते चलेगा लॉजिक के रास्ते, या तो इस रास्ते चलेगा। तो ह्यूमन को उसी बैलेंस को ढूंढने की जरूरत पड़ती है जीवन में, जो उस बैलेंस को बनाने में जितना अच्छा हो गया वही हो गया। जब आप अमिगडेला के प्रभाव में है ना, अमिगडेला आपको जो है ना अलग अलग दुनिया में ले जा रहा है, सुख दे रहा है, खुशी दे रहा है, तो इतना सुख दे रहा है कि लॉजिकल बिलीफ्स आपके में भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। वो बिलीफ्स लॉजिक के परे हैं। और एक दिन रियलिटी का थप्पड़ लगना जब चालू हुआ तो फिर चले गए आप डिप्रेशन में, आप में पैरानोइया होने लगा, आप चिल्लाने लगे, आप गुस्साने लगे, आपको हत्या करने का मन करने लग गया, ठीक है, कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो गए क्यों थे उस दुनिया में जो आपको जो है इमोशन एक अलग दुनिया और एक अलग चीज पे लेके जा रही थी। और लॉजिक क्या है कि लॉजिक क्या करता है, चीजों को रैशनली देखने के लिए वो चीज करता है। अब आप लॉजिक और रैशनैलिटी पे जाते हैं और इमोशन की हत्या कर देते हैं, तो क्या होता है कि फिर आप आपके लिए जीवन निरर्थक हो गया, मतलब कोई पॉइंट नहीं, जिंदा लाश की तरह आप जी रहे हैं। तो दोनों टाइम पे माइंडफुलनेस एक चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जब ये चीज हम लोग साइकोलॉजी में एक और चैप्टर है जिसमें थेरेपीज और ये वो की बात है, उसमें एक चीज होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का एक पहली सीढ़ी है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। हम कैसा फील कर रहे हैं उससे अवेयर होना। जैसे मान लीजिए कि मेरे अमिगडेला को बहुत तकलीफ हुई, ठीक है, अब वो जो है एकदम एकदम इस बात पे उद्धत हो गया कि जो है ना हम खून करेंगे और एक लाइन से जो है एक लाश गिराएंगे कि 100 लाश गिराएंगे पता नहीं चलेगा, पूरा वो चीज हो गया। तो क्या करना होगा उस टाइम पे, डिसीजन मेकिंग से बचना होगा। उस टाइम पे समझना होगा कि दिस शैल टू पास, ये भी पार हो जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर उस टाइम पे हमने वो चीज कर दी तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ये रिवर्सिबल हो जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट को हम देखे और हमको एकदम लेने का मन करने लग गया, उसको उसको कार्ट में रख लो और 15 दिन 10 दिन तक छोड़ दो। 15 दिन तक उसको डेली मत देखो, और 15 दिन के बाद फिर से जा करके देखो। देखो आपको अपने बाइंग डिसीजन में देख करके समझ में आ जाएगा कि अगर एक्चुअली में आपको नीड होगी तब आप उसको लोगे फिर भी, और आपको कुछ भी इमोशनल पुल महसूस नहीं होगा। और अगर एक्चुअली में नीड नहीं होगी तो 15 दिन के बाद वो आपका इमोशनल फीट एक्सटेंड हो गया होगा, आपको लेके दो, हम क्यों ही ले रहे थे इसको, क्या ही करेंगे, छोड़ो हटाओ। तो जब मार्केटिंग आपको इम्पल्सिव बायर बना रहा है, ऐड कर दिखा दिखा के और तरीके तरीके से रिझा रिझा के, तो वहां पे लॉजिक का इस्तेमाल करना। फैलेसी हम लोग देखें, फैलेसी क्या होता है, इवेंट ऑफ फेलिंग ऑफ लॉजिक, किसको, फैलेसी। तो यहाँ पे किस फैलेसी के होने की संभावना होती है सर, क्या फैलेसी हो सकती है, इस चीज में क्या गड़बड़ी हो सकती है। इस चीज में गड़बड़ी ये हो सकती है, हम गड़बड़ी लिख देते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट में फैलेसी भी लिख देते हैं। कुछ लोग इसको फॉल्सी बोलते हैं, हमको सही उच्चारण पता नहीं है, या हम जहाँ पे सुने हम फैलेसीज सुने, इंग्लिश के लेक्चर्स में जिन लोगों से सुने वहां पे हम फैलेसीज सुने विदेशियों से, तो मेरे जुबान पर भी फैलेसीज है। कुछ इंडियंस के मुंह से हम फॉलेसी सुने, ठीक है, फॉलेसी। तो हम हमको नहीं सही हो जाता है फॉलेसी, तो फैलेसी हम लोग इसको लेके चले, ठीक है। फैलेसी में एक चीज है, सिमिलैरिटीज सुपरफिशियल या इररिलेवेंट होना। सेल्समैन क्या करेगा, सेल्समैन ये कोशिश करेगा कि आपके साथ वो एनालोगस रिलेशन बना पाए। जैसे
कोई अमीर आदमी है, हम कार के सेल्समैन है मान लीजिए शोरूम में, ठीक है? कोई अमीर आदमी आता है। अब अमीर आदमी को क्या है कि अपने गाँव और अपने होम को बहुत मिस करता है वो आदमी, क्योंकि उसका एक टाइम पे उसको ये बहुत मतलब किसी हमको नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर मतलब जिसको घर परिवार से सुख मिला हो, जो दुःख के कारण छोड़ के ना गया हो, तो वो चाहेगा। इवन जो दुःख के कारण भी छोड़ के जाता है, वो भी सोचता है कि साला ये दुःख नहीं होता, ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो हमको घर नहीं छोड़ना पड़ता, हमको अपना गाँव नहीं छोड़ना पड़ता, हमको शहर नहीं छोड़ना पड़ता। तो ये चीज़ें क्या होती है, बहुत प्यारी होती है लोगों के लिए। तो अब मान लीजिए कि हम कोई कार के सेल्समैन हैं, हमको पता है कि ये जो बड़े आदमी लोग होते हैं ना, ये लोग रोते हैं अपने ज़मीन के लिए। इन लोगों को पैसा बहुत कमाते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि मेरे गाँव का जो खेत था ना, वहाँ पे जो हवा थी, उसका जो पंप सेट था ना, वो हमको नसीब नहीं हो रहा है। असली सुख तो वही था कि गाड़ी में भी चलते हैं तो पॉल्यूशन ही है। वो जो बेफ़िक्री थी, वो जो संतोष था, सुख था कि हाँ, सुबह से शाम हो गया गाँव में बैठे-बैठे, कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटी, एक भी स्टिमुलस ऐसा हमको नहीं मिला जो कि हमको स्ट्रेस दे रहा है। एक कूल, काम और कम्फर्ट लाइफ़ है, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। केतारी का रस पीने का मन किया, कलुआड़ में चले गए, पी गए। आइसक्रीम खाने का मन किया, बगल में आइसक्रीम की फैक्ट्री है। फल खाने का मन किया, सीधा गाछ से तोड़े और फल खाए, ठीक है? एकदम ताज़ा। सब्ज़ी लाना, खेत खेत में जो है जा कर के निकाल लिए। टाइम क्या चीज़ में जा रहा है? स्क्रॉल करके जो है माथा खराब करने में नहीं जा रहा है। टाइम क्या चीज़ में जा रहा है? तो पेड़-पौधा को पानी देने में। क्या बात है! उसके बाद देख रहे हैं पेड़-पौधा, अरे मेरा पेड़ हेल्दी नहीं है, चलो इसमें थोड़ा खाद देते हैं। तो एक बहुत मीनिंगफुल और बहुत सुंदर और अच्छा-सा लाइफ़ जो है ना, लोगों को लगता है ऐसे बड़े लोगों को कि यार गाँव मतलब गाँव उन लोगों के लिए एक इमोशन है, रूट्स एक इमोशन है। अब हम चतुर सेल्समैन हैं। उसके बात करने के तरीका से जो है ना हम पकड़ लेंगे कि ये आदमी किस इलाके का आदमी है, इसके बोली में कहाँ का टंग आ रहा है। उसके बाद जो है, "सर आप तो लगते हैं इस इलाके के इधर के हैं क्या?" "हाँ, हाँ।" बस तुरंत वो अलर्ट हो जाएगा। "आया था कार खरीदने?" "हाँ, काहे जानते हैं क्या?" "नहीं, नहीं हम तो फल्ले" अब वो पूरा ज्योग्राफी पता करके रखता है सेल्समैन, ठीक है? जो इस तरीके से सेल्समैन होता है। और अगर फ़ोन पे टेलीफ़ोनिक कॉल टेलीकॉलर होता है, तो वो क्या करता है कि जब तक आपसे बात करेगा तब तक गूगल मैप्स खोलेगा और उसके बाद जो है ना, ऐसे करके निकालेगा और उसके बाद आपको क्या बोलेगा कि जो है ना मेरे पापा जो है या मेरे दादा जो है इसी गाँव से बिलॉन्ग करते थे, पर हम लोग यहाँ आके बस गए तो बहुत जाने का मन करता है। तो अब क्या होगा, आपको कनेक्शन बनने लगेगा उस व्यक्ति से। कह रहे ये भी उसी गाँव का है, ये भी इसी क्षेत्र का है। अच्छा, अच्छा, अरे चलो तब तो अपना आदमी हो गया, तब तो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। नहीं, नहीं तब तो इसी से खरीदना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बढ़िया है। अच्छा तुम इसी फ़ील्ड के हो जी, तुम उसी गाँव के हो? अच्छा किसके यहाँ पे? 2-4 आदमी का नाम बता दिया फलाँ-फिलाँ। अरे तब तो अपना लड़का है ये। बोलो क्या तब कर दो कुछ? हाँ सर कर देते हैं ना। अरे आप तो अपने आदमी हो, क्यों नहीं करवाएँगे? अब उसके पास इतना लंबा-चौड़ा मार्जिन है कि उस मार्जिन को जो है ना उपले करके घटा देगा और आदमी को कन्विंस कर लेगा कि अरे सर आपको तो अपनौती वाला हम डिस्काउंट दे दिए, इतना में कहीं नहीं मिलेगा। बस उसके बाद वो खुशी-खुशी कार लेके चला गया, सेल्समैन भी बेच लिया। यहाँ पे जो सिमिलैरिटी बनी, गाँव है, ठीक है? एक गाँव के हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, एक एरिया के बिलॉन्ग करते हैं, तो सिमिलैरिटी यही है क्या है? इर्रेलेवेंट है, नहीं है उस जगह पे, सुपरफिशियल है। वो आदमी कैसे आपका अपना हो गया, जो उस गाँव का हो गया? या आपके साथ कोई एलकेजी, यूकेजी 1-2 क्लास में कोई लड़का या लड़की ऐसे पढ़ा करता था, बहुत खेलते थे उसके साथ, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और आप जो है 32 साल की उम्र में उससे जाकर के दोबारा मतलब कभी ऐसे लाइफ़ पाथ क्रॉस कर गया, आप उसको देखे और आपको लगे कि अरे मतलब आप कोई लॉजिकल कंक्लूज़न उसके ऊपर कुछ नहीं लिया, बोले, अरे तुम फलना, अरे यार तुम कैसे हो रे? कहाँ है जी?" ऐसे-वैसे, अरे चलो दोनों दोस्त हो गए। और आपको नहीं पता है कि वो आदमी जो है ना उस साल के बीचों में साला क्रिमिनल हो गया था वो, है ना? वो लालची हो गया, वो लोगों को अपने जाल में फँसाता है, दोस्ती या ऐसे-वैसे के जाल में और फिर जो है उससे अपना फ़ायदा निकलवाता है या फिर उसको यूज़ करता है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए। जो क्रिमिनल होते हैं या क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क बहुत बड़ा चाहिए होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपसे पैसा ही ठगेगा, हो सकता है आपसे वो इन्फॉर्मेशन निकाल ले या हो सकता है कि आपके ज़रिए कुछ करवा दे, किसी को लेटर कुछ भरवाना है, भिजवाना है किसी आदमी से, अब उसका आदमी जो है वो पहचाना हुआ है या उसपे नज़र है, तो फलाना आदमी से नेट संपर्क रखा है। अरे ज़रा-सा फुर्सत नहीं था, एगो मेरा काम कर दीजिएगा क्या? एक ठो लेटर पोस्ट करना था पोस्ट ऑफिस से, कर दीजिएगा क्या? हाँ, कर देंगे।
आप गए आराम से लेटर पोस्ट करके आ गए, आपको भी पता नहीं चला था कि वो धमकी पत्र था, और किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि आपका चेहरा तो अपराधियों की श्रेणी में है नहीं, सीसीटीवी में अगर देखा भी गया तो कोई भी शक नहीं करेगा आपके ऊपर। या फिर सुपरफिशियल है, उस सिमिलैरिटीज का कोई मतलब नहीं है, तो वो एक फैलेसी का, एक फेल करने का ग्राउंड बनता है, क्योंकि जो सिमिलैरिटी मैटर नहीं कर रही है या जो सिमिलैरिटी इररिलेवेंट है, तो फिर उसके हिसाब से हम कैसे ये निर्णय ले सकते हैं कि अगर ये चीज कॉमन है, अगर ये चीज दोनों में सिमिलर है, तो आगे की चीजें भी सिमिलर होंगी। ठीक है, ये वही बात हो गई, जैसे दो चीजें लाल है, ठीक है, लिपस्टिक भी लाल है और टमाटर भी लाल है, तो बच्चा अगर जिसको छोटा बच्चा है, मान लिया जैम लाल है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, मेरे बचपन में हमको लाल चीज खाने का बहुत ज्यादा था, क्योंकि हमको जैम बहुत पसंद था, वो रेड कलर का होता था, तो हमसे हर एक लाल चीज छुपा के रखा जाता, लिपस्टिक ईटर थे हम, मतलब माँ कहती है कि ये लिपस्टिक को देखते ही बर्बाद कर देगा, हम खा जाते थे पूरा उसको। तो ये वाली जो चीज है, तो जाकर के क्या होता है कि सिमिलैरिटी थी, वो रेड जो है चेरी होता था या रेड जैम होता था, और एक रेड लिपस्टिक हमको एकदम वैसे का वैसे दिखाई पड़े सेम, तो हम चले जाएं खाने के लिए, तो वो सिमिलैरिटी क्या थी, सुपरफिशियल थी और रिलेवेंट थी। खाने के बाद लिपस्टिक का स्वाद भी बुरा नहीं लगता, एक होता है ना कि बुरा लगे, कड़वा लगे, या ऐसा कुछ लगे आदमी छोड़ दे, तो कंफ्यूज होते थे, लगता था कि क्या है, लेकिन फिर भी खा जाते थे, बुरा तो नहीं लग रहा है। तो ये चीजें हैं, सिंदूर वाला भी हम एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे। ऐसे जो भी लाल चीजें होती थी, इवन दवाई जब लाल होता था ना, तो वो लाल दवाई हमसे छुपा करके ऊपर रखा जाता था कि दवाई जाके खा लेगा ये। तो ये सिमिलैरिटीज क्या होती है, हम लोग का माइंड जब देखता है सिमिलैरिटी, तो अपने आप जो है ना एनालॉगस आर्गुमेंट की तरफ बढ़ता है, इसके लिए हम लोग बायोलॉजिकली प्रोग्राम है। इसका बचपन में आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जब छोटे ऑर्गेनिज्म रहता है तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो उससे बचना है, उससे अलर्ट रहना है, और ये क्वेश्चन करना है कि क्या, अभी 2 नंबर पॉइंट मिटा देते हैं, क्या ये सिमिलैरिटीज रिलेवेंट हैं। जैसे देखिएगा आप लोग अक्सर जो है इस चीज को सुनते होंगे, जो बड़ा लोग होता है वो लोग किसी को नहीं चिंता है, परिवार का आदमी को नहीं चिंता है, गांव का आदमी को नहीं चिंता है, किसी को नहीं पहचानता है। वो ये जो जिसका लॉजिक और माइंड डेवलप कर गया, वो तो ये बोलेगा ना कि ठीक है, तुम एक सिमिलैरिटी लेकर के आए हो कि सर हम तो फलना गांव के हैं, या हम फलना एरिया के हैं, या हम भी उसी स्कूल से पास आउट है जिस स्कूल से आप हैं, तो क्या वो सिमिलैरिटी रिलेवेंट रखता है? नहीं, अगर रिलेवेंट है तब फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर तुम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हो और एनजीओ बेस्ड जॉब है, कि उस लोकल एरिया का तुमको जानकारी होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, तो वहाँ पे रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट है तो फिर हाँ चलो तुम्हें रख लेते हैं, और अगर रिलेवेंट नहीं है तो हम क्या करें उसमें, तुम मेरे ही गाँव के हो। तो क्या ये सिमिलैरिटीज रिलेवेंट है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, क्या ये सुपरफिशियल है? जैसे मान लीजिए कि हम कहीं गए, ठीक है, नॉर्मली गए, किसी महिला से मिले, वो बोली कि हम डिफेंस एस्पायरेंट, हम डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो हमको भी लगे ओ वाह, मतलब मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा कीड़ा था इस चीज का, एक टाइम पे रहा था, तो हम मेरे माइंड में लाया कि अच्छा, डिफेंस एस्पायरेंट्स में कुछ चीजें कॉमन होती है, तो हमको लगा कि हाँ डिफेंस एस्पायरेंट है तो कुछ क्वालिटीज तो होंगी, कुछ दृष्टिकोण मिलेगा। तो पता चलता है कि बात करने पे कि आप डिफेंस एस्पायरेंट है, तो क्या डिफेंस एस्पायरेंट, और पता चला पुलिस और दरोगा की हम तैयारी करते हैं, तो हम अपने आप को डिफेंस एस्पायरेंट, तो फिर उसके बाद लगता है कि साला तुमको ये भी नहीं पता है कि डिफेंस और होम मिनिस्ट्री में क्या अंतर है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस मतलब स्टेट पुलिस तो स्टेट के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के आता है अंदर आता है सेंट्रल पुलिस, और डिफेंस के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अगर आप अपने आप को डिफेंस एस्पायरेंट कहते हो, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो चीजें आ रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये 4 चीजें, उन 4 चीजों के प्रति आपका माइंडसेट है, तब ना आप अपने आप को डिफेंस एस्पायरेंट करोगे। आप कह रहे हो दरोगा का तैयारी, आप कह रहे हो बिहार पुलिस का तैयारी, हो कह रहे हो कि हम डिफेंस एस्पायरेंट है जस्ट बिकॉज का कि हमको दौड़ना है और ये कुछ करना है। डिफेंस एस्पायरेंट बहुत अलग चीज है, डिफेंस के एस्पायरेशंस बहुत अलग है, उसके वैल्यूज अलग है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, फिर डेडली कॉम्बिनेशन होता है, वो अलग चीज होता है। पुलिस में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक रिटर्न पास करो और दौड़ करके एक फिजिकल पास करो,
कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको पार करना पड़ता है। पर डिफेंस एस्पायरेंट जब कोई कहता है तो इसका मतलब है कि उस स्तर या उस चीजों के आगे हम जाते हैं तब। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी दिखी, ये सिमिलैरिटी क्या थी? सुपरफिशियल थी। तो हमने तुरंत एग्जामिन कर लिया कि ये सिमिलैरिटी क्या है, सुपरफिशियल है। आप कह रहे हो डिफेंस एस्पायरमेंट, आपको डिफेंस का अर्थ भी नहीं पता है। तो जैसे ही जो है अगला व्यक्ति हमसे एनालॉगस आर्गुमेंट एनालॉजीज ढूंढने लगा, हमने उसकी हवा निकाल दी कि देखो ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो हो जाता है बिचक के फिर ये चीज। तो फिर ऐसा आदमी सोचता है कि नहीं, ये आदमी ना जितना मतलब जेंटल और जितना वो दिखाई पड़ता है, इतना कॉस्टिक है। मतलब कॉस्टिक का मतलब एकदम क्लियर कट बोल देता है। तो ये चीज क्या हो गया, सिमिलैरिटी और सुपरफिशियल, समझ गया। दूसरी गड़बड़ी का स्कोप देखिए, पहला नंबर ये चीज है। ये फैलेसीज याद रखना भी जरूरी है क्योंकि ये लिमिटेशंस है हर एक आर्गुमेंट के, ये डिमेरिट्स है। और दूसरी चीज है कि दोनों के बीच में काफी अंतर है। ठीक है, दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में काफी अंतर है, या दो चीज है, दो चीज के बीच में काफी अंतर है, लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे आपका अपना एक कुछ मोटिव है। मान लीजिए कोई लालच है, दो परिवार का रिश्ता हो रहा है, दो परिवार के रूट्स बहुत अलग हैं। एक परिवार में भूखे पेट रह करके संस्कार और रोटी की मतलब संस्कार और विद्या की रक्षा हो रही है, कि चाहे भूखे पेट रह जाए, चाहे कितने भी प्रेशर में रह जाए, है ना। तीन चार चीजें होती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा, आपकी मोरालिटी तब डिफाइन होती है ना जब आपका पेट खाली हो, जब जेब खाली हो, ठीक है, जब आपके लाइफ में सेफ्टी खत्म हो गया है, जब आपके लाइफ में सिक्योरिटी खत्म हो गया है, जब ऊपर से छत उजड़ने का नौबत आ गया है, जब किसी के घुटना में गिरने का नौबत आ गया है, तब जाकर के आपने अपनी मोरालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं किया है। जब आपकी जॉब जाने वाली हो और जॉब चली जाएगी, तब जाकर के आप क्या करेंगे। आप एक ऐसी वर्किंग वुमन है कि आपकी जॉब चली जाएगी, जिस करियर को बनाने के लिए आपने वर्षों मेहनत किया था, और चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके बाद आप क्या करेंगे आपको आगे नहीं पता है, ठीक है। और जेब आपकी खाली हो जाएगी, आपका एक सेकंड में इतना चमक है सब खत्म हो जाएगा अगले महीने से। तब आप क्या करेंगे? तब क्या बॉस के जो डिमांड्स हैं, जो फेवर्स आपसे मांग रहा है ऑफिस के बाहर, क्या आप उसमें गिव इन करेंगे या नहीं करेंगे? तो मोरालिटी वो है। मोरालिटी ये नहीं है कि कभी भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में किसी को देख रहे हैं कि नहीं भाई तो कंफर्ट जोन में जिया है आदमी हमेशा, तो ये कभी कुछ ऐसा नहीं किया, तो दैट मीन्स मॉरल होगा। हम लोग मोरालिटी को कैसे देखते हैं? हम लोग मोरालिटी को ऐसे ही देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं या उसके साथ रहते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसने टफ टाइम्स में अंडर प्रेशर जो है कैसे रिएक्ट करेगा। ये कहते हैं कि माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउंड, मेरा सिर जो है ना खून से सना हुआ है लेकिन झुका हुआ नहीं है। तो मोरालिटी वो चीज है। एक्सट्रीम प्रेशर्स में भी अगर अपने मॉरल्स को आपने लो नहीं किया, कि चाहे आपको विश्वास है कि अगर सब कुछ बर्बाद भी हो जाएगा ना तो फिर से खड़ा कर लेंगे, जिसके अंदर, जिस आदमी के अंदर वो विश्वास और वो ताकत रहेगी, वहां से मोरालिटी उपजेगी। मोरालिटी, तो इसीलिए 99% ऑफ पर्सन का मोरालिटी क्या होता है? कंडीशनल होता है। जैसे ही सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये सब चीजें जो बेसिक नीड्स है, इस पे खतरा आता है तो आपका एमिगडेला जो है ना एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन का, और वो एमिगडेला एक्टिवेट होने पर आपको प्रिमिटिव मोड में ले जाता है, और प्रिमिटिव मोड में मोरालिटी मैटर नहीं करती। जैसे सांप को भूख लगता है तो अपने बच्चे को खा जाता है, ठीक है, उसका माइंड जस्टिफाई कर लेता है उस चीज को कि भूख लगा था तो क्या करते, बच्चे को खा लेते। तो जैसे ही एमिगडाला एक्टिवेट होके आपका माइंड प्रिमिटिव स्टेट में जाएगा तो आपके लिए मोरालिटी मैटर नहीं करेगी। और कैरेक्टर का स्ट्रेंथ वहां पे होगा जहाँ पे एमिगडाला एक्टिवेट होने के बाद भी, माइंड प्रिमिटिव स्टेट में जाने के बाद भी, उतने द्वंद, उतने पीड़ा को सहने के बाद भी, जब माइंड कह रहा होगा, रैशनलाइज कर रहा होगा गलत चीजों को कि नहीं क्या हो गया, सब तो ऐसे ही कर रहा है, तुम भी करो, तब भी आप नहीं झुकोगे। तो उसको कहते हैं कैरेक्टर, और उसको कहते हैं अपने आप को बिल्ड किया हुआ आदमी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपका कि किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज जो है। तो आपने क्या देखा इस केस में? आपने देखा कि दो आदमी है जो सीमिंगली मॉरल लग रहा है, तो बोलते हैं कि हम लाइफ में एक चैलेंज लिए, ठीक है, एक बहुत कठिन चैलेंज लिए। मतलब एक टाइम पे हमको ये लगा कि झूठ बोलने का हमको आदत हो गया, और हमको इस बात से बहुत ज्यादा ग्लानि लगा कि हमको लोग स्मार्ट
के रूप में देखते थे कि ये बहुत स्मार्ट लड़का है, चीज़ों को मैनेज कर लेता है। एक दिन हम बैठे और हम सोचे कि हमको लगा कि सब हमको स्मार्ट बोलता है, हम चीज़ों को एकदम आराम से चुटकियों में मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसका बेसिस तो झूठ रहता है। हम झूठ बोलने में बहुत निपुण हैं। हम समझ जाते हैं आदमी क्या सुनना चाहता है, कैसे ये चीज़ करता है। मतलब आज से 4-5 साल पहले हमको एक दिन ऐसे ये हिट किया कि हम सारा कुछ तो जो है हम झूठ के बेसिस पे फिर हमको लगा कि नहीं, अगर झूठ बोल भी रहे हैं तो आज तक किसी का फ़ायदा तो हम उठाए नहीं। हम अगले का भला करने के लिए झूठ बोले। तो उस टाइम पे मेरा माइंड एक क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि अगर बिना झूठ को बोले हम सिचुएशन को मैनेज कर पाएँ, तो क्या होगा? तो फिर उसपे जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि जो आदमी बिना झूठ को बोले और बिना उस चीज़ को वायलेट किए अगर सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, तो इसका 2 अर्थ है। या तो उसमें इंडोमिनेटेबल करेज है, उसमें बहुत ज़्यादा भयानक करेज है, साहस है, एक चीज़। और दूसरा है कि उसकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, कि उसको झूठ बोलने का मौका ही मतलब उसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो डर नहीं लगता है और बुद्धि भी काम करती है। मतलब एक्सट्रीम प्रेशर में भी अगर उसका विवेक स्थिर है, तो हम देखें कि क्या मेरा ऐसा है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। पर ये पता है कि आदमी साइकोलॉजिकल चेंजेज़ अपने में कर सकता है। तो 4 से 5 साल पहले हम ये डिसीज़न लिए कि क्या अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इस चीज़ को हम कर सकते हैं? 5 साल बाद हम एक ऐसा आदमी है जिसमें इतना ज़्यादा करेज है कि उस करेज से सब कोई डरता है, डरने लगा है कि भाई बहुत करेज है। और लोग हमसे मतलब जो है ना, आय-बाय नहीं करता है और हमको सब जगह लेके नहीं जाता है, क्योंकि आदमी सच बोल देगा और डेयर ट्रुथ मुँह पे बोल देगा। इवन मतलब जब सर्किट हाउस में जाते हैं आईएएस वगैरह लोग सामने आते हैं, उसके सामने में हम सच बोल कर के आ जाते हैं कि आपके साथ काम किए थे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। और जो आदमी मेरे कंपनी वो मेरा मुँह देख रहा होता है, "ब्रजेश जी, आपके मोरालिटी के चक्कर में मेरा बिज़नेस चला जाएगा।" हम बोले ना, "बिल्कुल नहीं जाएगा, आप देखिएगा ना।" तो ये चीज़ करके क्या हो जाता है कि उस चीज़ को हमने अपने अंदर ऐसा डेवलप किया कि हम बोले कि एक चैलेंज लेते हैं और देखते हैं कि क्या बिना झूठ बोले चीज़ें की जा सकती है। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में बिना झूठ बोले भी ना एक जीवन को मैनेज किया जा सकता है और चलाया जा सकता है। सत्य के साथी बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लाइफ़ बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाती है चीज़ें। जितना भी भरम और जितने भी गलत चीज़ें हैं ना, वो आपके लाइफ़ से ऐसे हटते जाएगा ना कि आपको लगेगा कि मैजिक हो गया मेरे जीवन में। अपने जीवन से सारा झूठ कटते जा रहा है। तो ये जो मॉरल क्राइसिस हो गया, ठीक है? मॉरल क्राइसिस में हम लोगों ने देखा कि 2 पर्सन मान लीजिए, एक पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, पर्सन ए, बी पर्सन ये भी कह रहा है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। दोनों के सामने मॉरल क्राइसिस उत्पन्न होगा। ऐसा प्रेशर हो गया, ठीक है? अब घरवाला तुम बोली घरवाला को कि जो है ना कि हमको इससे विवाह करना है। घरवाला पूछा, तुमको ऐसा क्या मजबूरी है कि तुमको इसी से विवाह करना है? तुम ऐसा क्या कर ली हो इसके साथ कि तुम और किसी के साथ विवाह नहीं कर पाओगे? इतना भयंकर प्रेशर, हम आज तक झूठ नहीं बोले हैं। अब क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ सच बोल दिए तो भैया चपाट लग जाएगा, पिटाई लग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम सच नहीं बोल पाएँगे। आपने बोल दिया झूठ, ठीक है? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको पूछ दिया कि तुम बताओ कि तुम उसके साथ कहाँ-कहाँ गई? ऐसे नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम तो खाली उससे यहाँ मिले हैं, ऐसे मिले हैं, वैसे-वैसे। उस क्राइसिस पे आपने बोल दिया झूठ, क्या हो गया? अगर ये ए और बी व्यक्ति ऐसा समझ रहा है कि जो है कि हम दोनों सिमिलर हैं सुपरफिशियलिटी के आधार पे, चैलेंज के आधार पे नहीं, तो क्या वो सिमिलर होगा? नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा दोनों में अंतर होगा। तो ये व्यक्ति पर ही नहीं, ये सिचुएशन पे, रिएक्शन पे, रिसर्च पे, सब्सटेंसेस पे, हर जगह लागू होता है कि कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में किसका ट्रुथ का डिग्री या फिर किसका जो डिसीजन मेकिंग है सिमिलैरिटी का डिग्री शामिल रहा है। तो सिमिलैरिटी इसको कहते हैं एक चीज़ सिमिलैरिटी फेडिंग। सिमिलैरिटी फेडिंग का मतलब एक बी को कह रहा है कि जो है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है ना तुम्हारे लिए खड़ा रहेंगे और तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। बी भी ए को सेम बात कह रहा है। अब ए और बी दोनों एक साथ टहल रहे हैं और एक साँप निकल गया यहाँ पे। ए जो है ए और बी दोनों अपनी-अपनी जगह से हिले, पर बी जो है ना ए को छोड़ के इधर भाग गया और ए साँप पर कूद गया। तो दोनों में जो है इस चीज़ के आधार पे आप क्या बोलेंगे कि दोनों के एटीट्यूड में सिमिलैरिटी है, दोनों के माइंडसेट में सिमिलैरिटी है। माइंडसेट में सिमिलैरिटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका और मेरा विचार मिलता है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या आपका मेरा डिसीज़न और एक्शन मिलता है।
या जब रियल ग्राउंड आएगा, जब प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, तो जैसे सांप पे हम जंप किए, क्या तुम जंप करोगे? तो तुम डर जाओगे, क्योंकि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि जो है ना कि हम उसको पकड़ पाए, और अगले को कॉन्फिडेंस भी है और कॉन्फिडेंस भी है। वो अगर सांप पे जंप किया, तुम्हें लग रहा है कि बेवकूफ है साला जंप कर गया, वो बेवकूफ नहीं है, वो इतना कॉम्पिटेंट है कि जंप किया है तो उसको पकड़ के हटा सकता है। ये तुमको नहीं लग रहा है इस कारण से। तो व्हेन यू मेक टॉल प्रोमिसेस, बी अवेयर कि तुम क्या करने में सक्षम हो। सिमिलैरिटी फेडिंग क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी फेडिंग का मतलब है कि एक पॉइंट पे हम लोग सिमिलर लगे, ठीक है, अंडर कोई एक्स सिचुएशन था, इसके पॉइंट जो है ना ए और बी सिमिलर लगा, एक्स सिचुएशन में कुछ चेंज हो गया, ये सिचुएशन वाई बन गया, अब एक्स और वाई में डिफरेंट हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी फेडिंग। तो जब आपको जो है ना दो चीजों के एनालॉजी और सिमिलैरिटी को चेक करना हो, तो आपको चेक करना है सिमिलैरिटी फेडिंग का, ठीक है। ये सिमिलैरिटी जो है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे दो चीजें ब्राउन है मान लीजिए, दोनों को तवा पे रखें और बढ़ाते गए तवा पे टेम्परेचर, एक चीज काला हो गया और एक चीज व्हाइट हो गया जल के। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा, जब सिचुएशन बढ़ेगा, तो क्या सिमिलैरिटीज रहेंगी या फिर सिमिलैरिटीज फेड कर जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने मानव जीवन से जोड़कर अगर चीजों को देखते हैं और याद रखते हैं, तो क्या होगा कि आपको याद करने और रिकॉल करने में भी आसानी होगी, और ये सब चीजें अप्लाई करने में भी आसानी होगी अपने साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस में।